हेलो गाइस, बताएंगे सभी कैसे हैं। एक बार मैं आशा करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे और आप सभी की पढ़ाई जो है बहुत बढ़िया तरीके से चल रही होगी। तो आज जो हमारा चैप्टर है उसका नाम है यूरोप में समाजवाद और रूसी क्रांति। ठीक है, ये आपका 9th क्लास का चैप्टर है। ठीक है, एसएसटी की बुक का, और बुक का नाम है भारत और समकालीन विश्व 1। ठीक है, आप देख रहे हैं दी मेटिकुलस 07, आपका अपना यूट्यूब चैनल। मेरा नाम मुरली कार्तिक। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं बिगर किसी टाइम वेस्टिंग के। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर। तो जब चैप्टर की शुरुआत करते हैं तो हम देखते हैं जो उसमें पहला पॉइंट मिलता है वो मिलता है हमें सामाजिक परिवर्तन का युग। इसमें हमने चैप्टर के सारे जो भी मेन पॉइंट है उन सबको लिया है, उन सबको डिफाइन करा है, क्योंकि उसमें बहुत बड़ा लिखा होता है। हमने आपके लिए उसे संक्षिप्त कर दिया है। ठीक, तो पहला पॉइंट क्या है, सामाजिक परिवर्तन का युग। तो इसमें क्या होता है, फ्रांसीसी क्रांति ने सामाजिक संरचना में आमूल परिवर्तन की संभावनाओं को जो है सूत्रपात किया था। ठीक है, उनको एक तरह से इकट्ठा किया था जो परिवर्तन की संभावनाएं थी। ठीक, यूरोप में सभी लोग पूर्ण परिवर्तन के पक्ष में नहीं थे। मतलब सभी जो लोग थे ना वो पूर्ण परिवर्तन के पक्ष में नहीं थे, कुछ थे जो पूर्ण परिवर्तन चाहते थे। कुछ का मानना था जो परिवर्तन है वो धीमे बदलाव चाहते थे। क्या चाहते थे कि परिवर्तन जो है ना धीरे धीरे हो, एकदम ना हो। ठीक है, और कुछ आमूल पुनर्गठन चाहते थे कि मतलब एकदम ही पूरी तरीके से बदल दिया जाए। तो ये चीज़ थी उस समय। ठीक है, यूरोप के टाइम में। ठीक, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक, जब हम आगे देखते हैं तो आगे हम देखते हैं तो जो पहला वो था एक था उदारवादी, रेडिकल और रूढ़िवादी। ये तीन आपको मतलब तरह के लोग मिलेंगे। पहले उदारवादी और रेडिकल और रूढ़िवादी। ठीक, तो हम पहले उदारवादी देखते हैं। उदारवादी लोग होते कौन थे, जिन्हें लिबरल कहा जाता है इंग्लिश में। कई बार आपको लिबरली हिंदी में लिख के दे देता है, इसलिए मैंने इसे डाल दिया यहाँ पे। ठीक है, तो लिबरल वही लोग होते थे जो सभी धर्मों को बराबर का सम्मान देने वाले राष्ट्र चाहते थे। वो चाहते थे कि सभी धर्मों को बराबर का सम्मान मिले। ठीक है, देश के अंदर। ठीक है, सभी धर्म एक तरह से बराबर हों। वो लिबरल थे, उदारवादी थे। ठीक है, इसके आगे देखते हैं ये क्या चाहते थे। ये वंश आधारित शासकों की अनियंत्रित सत्ता के विरोधी थे। मतलब ये क्या चाहते थे कि भाई चीज़ें जो है ना लोकतांत्रिक तरीके से चले, मतलब वंश आधारित ना चले। ठीक, लोकतांत्रिक तरीके से चले। तो ये चीज़ थी। और तीसरे पॉइंट की बात करते थे वो था प्रतिनिधित्व पर आधारित निर्वाचित सरकार और स्वतंत्र न्यायपालिका के पक्षधर थे। तो ये क्या चाहते थे कि जो भी शासन चले ना वो प्रतिनिधित्व के आधार पर हो। ठीक है, निर्वाचन सरकार के द्वारा हो, मतलब निर्वाचित सरकार हो, जिसे चुना गया हो वही सरकार में हो, जिसे नहीं चुना गया वो सरकार में ना हो। और एक हमारी स्वतंत्र न्यायपालिका हो जो ये चीज़ देखे कि कोई कुछ चीज़ गलती तो नहीं कर रहा। तो इस चीज इन सब चीज़ों को देख के जो है जो भी इन चीज़ों के पक्षधर थे उन सबको लिबरल कहा जाता था। ठीक, आगे देखते हैं। और ये क्या चाहते थे, ये चाहते थे लोकतंत्रवादी। ठीक है, ये लोकतंत्रवादी नहीं थे, वे सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। ठीक है, सभी को वोट के खिलाफ थे। ठीक, और केवल संपत्तिधारियों को वोट का अधिकार देना चाहते थे। मतलब सिंपल सी बात करें तो हालांकि मैंने आई थिंक पीछे लोकतांत्रिक गलत बोल दिया, वो मैं आपको यहाँ पे करेक्ट कर देता हूँ। इसमें क्या था, लोकतंत्रवादी नहीं थे। सिंपल सा क्यों बच्चे, इनका मानना था कि जो वोट देने का अधिकार है ना वो कुछ लोगों को, ठीक है, कुछ लोगों को जैसे मतलब जिनके पास जमीन है ना अपनी वो ही लोग वोट दे। हालांकि ये चाहते थे कि न्यायपालिका हो स्वतंत्र और क्या बोलते हैं निर्वाचित सरकार चले, मतलब चुने गए लोग ही सरकार में जाए। ये चीज़ तो चाहते थे, पर ये चाहते थे चुने चुने जाए ना, और जो उन्हें चुने वो सिर्फ वही लोग हों जो संपत्तिधारियाँ हों, मतलब जिनके पास संपत्ति हो। वो ऐसा ना हो कि मतलब बहुत गरीब लोग उन्हें चुने, मतलब थोड़े अमीर तबके के लोग चुने कि कौन आगे चलाएगा सरकार। ये चीज़ थी। ठीक है, तो ये चीज़ हमें इसमें देखने को मिलती है। अब आगे बात करते हैं। तो आगे हम देखेंगे आपके रेडिकल वाले। ठीक है, तो ज़रा रेडिकल को देख लेते हैं, रेडिकल्स। ठीक, आपको वर्ड से ही पता लग रहा होगा। ठीक, ये क्या चाहते थे, ये ऐसी सरकार चाहते थे जो देश की आबादी के बहुमत के समर्थन पर आधारित हो। आबादी के बहुमत के समर्थन मतलब एक तरह से जो बहुमत है, जो बहुमत चाहता है उसी के आधार पर सरकार चले। ठीक, जैसे अगर पूरे देश में 100 लोग हैं और 100 में से अगर 70% चाहते हैं जैसी सरकार हो वैसी सरकार हो देश में। ठीक है, 70% जिस मत के समर्थन में हो वैसी सरकार चले। ठीक, वो थे रेडिकल। ठीक, इनमें से बहुत से लोग महिला मताधिकार,
आंदोलन के समर्थक थे। इनमें से क्या आधे लोग, क्या काफ़ी सारे लोग ऐसे थे जो चाहते थे कि भाई महिलाओं को भी मताधिकार का मतलब एक तरह से मतलब हक मिले, उनको उनका हक मिले कि वो भी मताधिकार कर सके। ठीक, ये चीज़ थी रेडिकल में। ठीक है, तो आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है बच्चे, आपको गलती नहीं करनी है इसमें, कई बार पूछ लेता है। अगला पॉइंट है आपको, जमींदारों और उद्योगपतियों के विशेषाधिकारों के खिलाफ थे लेकिन निजी संपत्ति के पूरी तरह विरोधी नहीं थे। ठीक ये लोग कैसे थे? ये जमींदारों, ठीक है, उद्योगपतियों और उद्योगपतियों के जो विशेषाधिकार थे, ठीक है, उनके पास विशेषाधिकार थे, उनके तो खिलाफ थे। लेकिन जो निजी संपत्ति थी ना, जो एक तरह से किसान की होती है, किसी अन्य व्यक्ति की निजी संपत्ति होती है, उसके जो है पूरी तरह विरोधी नहीं थे कि नहीं किसी पे निजी संपत्ति नहीं होनी चाहिए पर एक लिमिट में, वो ये कहना चाहते थे। ठीक है, ये कहते थे कि केवल संपत्ति के संकेंद्रण का विरोध करते हैं, मतलब एक के पास बहुत ज़्यादा संपत्ति ना आ जाए, इसका विरोध करते हैं। ये नहीं कि सबके पास है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, मतलब एक के पास सबसे ज़्यादा नहीं आनी चाहिए, ये चीज़ थी उनके हिसाब से। आगे बात करें, अब हम देखते हैं कि रूढ़िवादी कौन थे। ठीक है, इन्हें कंजर्वेटिव भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये देखते हैं। ठीक, ये उदारवादी और रेडिकल दोनों के खिलाफ थे। ये क्या चाहते थे? ना तो उदारवादी रहे ना रेडिकल रहे, दोनों के खिलाफ थे। ठीक, 18वीं सदी में परिवर्तन के विरोधी थे लेकिन 19वीं सदी तक ये मानने लगे कि कुछ परिवर्तन आवश्यक है। ये पहले क्या चाहते थे कि भाई परिवर्तन बिल्कुल ना हो, पर 19वीं सदी तक ये मानने लगे कि कुछ परिवर्तन हो जाने चाहिए। ठीक, तो देखते हैं, वो चाहते थे कि अतीत का सामना किया जाए। ठीक है, वो चाहते थे जो हमारा अतीत है ना उसका सामना किया जाए और बदलाव की प्रक्रिया धीमी हो, और जो बदलाव चल रहे हैं ना उसकी थोड़ी प्रक्रिया जो है धीमी हो, इतनी तेज ना हो, ये चीज़ थी। आगे बात करते हैं, अब देखते हैं हम औद्योगिक समाज और सामाजिक परिवर्तन। हमने तीनों वो देख लिए हैं कि कैसे कैसे थे। अब हम देखते हैं औद्योगिक समाज और सामाजिक परिवर्तन। ठीक, पहला देखते हैं नए शहर। ठीक है, यह नए शहरों, रेलवे विस्तार और औद्योगिक क्रांति का समय था। इस टाइम पे क्या चल रहा था आपका? नए शहर बनने थे, ठीक है, रेलवे का विस्तार हो रहा था, औद्योगिक क्रांति जो है अपनी चरम पे थी। ठीक, ये सब चल रहा था। इसके सामने समस्याएं क्या क्या थी? ठीक है, तो सबसे बड़ी समस्या थी काम के घंटे बहुत लंबे होते थे। पहले आपको पता ना हो, शायद 14-14 घंटे काम करते थे लोग। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और मजदूरी दर बहुत कम थी, मतलब पैसा बहुत कम मिल रहा है, काम बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। और बेरोजगारी आम समस्या थी, क्योंकि बच्चे अब जब एक जिस काम को दो लोगों को करना चाहिए वो काम एक मतलब एक व्यक्ति करेगा, तो क्या होगा? बाकी जो लोगों का काम था वो बेरोजगार रह जाएंगे। तो ये चीज़ थी कि काम के लंबे बहुत घंटे थे, मजदूरी बहुत कम थी, तो बेरोजगारी जो है मतलब एक आम समस्या बन गई थी उस समय के समाज में। ठीक है, आवास और साफ सफाई की समस्या बढ़ रही थी। आवास और साफ सफाई की समस्या बढ़ रही थी, क्यों? क्योंकि बच्चे जब बेरोजगारी बढ़ेगी, लोगों की जनसंख्या बढ़ेगी, लोग सभ्य नहीं होंगे, तो आवास कहीं भी रहने लगे और गंदगी कहीं भी होने लगेगी। ये आम है, आप देखते हैं कहीं भी आप ऐसी जगह जाएं जहाँ पे मतलब लोग सिस्टमेटिक तरीके से नहीं रहते, वहाँ पे गंदगी ऑब्वियसली रहती है। ठीक, अब बात करते हैं उदारवादी और रेडिकल। ठीक है, ठीक है, जिनके पास खुद संपत्ति थी। कौन थे उदारवादी रेडिकल? कौन थे? जिनके पास खुद संपत्ति थी, ठीक है, व्यक्तिगत प्रयास और उद्यमशीलता में विश्वास करते थे। ये क्या करते थे? व्यक्तिगत प्रयास, मतलब व्यक्ति को अपने लिए प्रयास करना चाहिए, और उद्यमशीलता मतलब व्यवसाय वगैरह में अपना मतलब विश्वास करते थे कि भाई व्यवसाय होने चाहिए। तो कौन कौन थे ये? उदारवादी और रेडिकल, ये आपको ध्यान रखना है, उदारवादी और रेडिकल। ठीक है, आगे बात करें तो 1815 के बाद जो है राष्ट्रवादी, उदारवादी और रेडिकल राजाओं के तख्तापलट के लिए क्रांति चाहते थे। ठीक है, क्या आता था? देखो मैं बताता हूँ। 1815 का जो टाइम पीरियड था ना, उसमें क्या था? जो राष्ट्रवादी लोग थे वो उदारवादी और रेडिकल राजाओं के तख्तापलट के लिए क्रांति चाहते थे। वो क्या चाहते थे कि जो उदारवादी लोग हैं ना और जो रेडिकल लोग हैं, इनके जो राजा बैठे हुए हैं, इनके तख्तापलट कर देना चाहिए, और इसलिए वो क्या चाहते थे? क्रांति का सहारा लेना चाहते थे। जैसे इटली में गिसेप्पे मैजिनी। ठीक है, इटली एक देश है यूरोप का बहुत सुंदर, उसमें एक राजा हुए गिसेप्पे मैजिनी, तो उनके खिलाफ एक तरह से आप क्रांति देखते हैं, इटली की क्रांति जिसे कहा जाता है। ठीक, आगे बात करते हैं। अब हम देखते हैं अगला पॉइंट, यूरोप में समाजवाद का आना। ठीक है, यूरोप में समाजवाद आखिर आया कैसे? ठीक है, इसका मुख्य कारण हमने पहले ही देख लिया पीछे, अब हम थोड़ा इसे जान लेते हैं। समाजवादी निजी संपत्ति के विरोधी थे। ठीक है, समाजवादी लोग जो थे ना वो क्या कहते हैं? निजी संपत्ति के विरोधी थे, और इसे सामाजिक बुराइयों की जड़ मानते थे। वो मानते थे कि भाई
अगर किसी व्यक्ति के पास संपत्ति है ना तो वो औरों का शोषण करेगा, इसलिए वो जो है ना इसको सामाजिक बुराइयों की जड़ मानते थे। ये संपत्ति ही सारी बुराइयों की जड़ है, किसी के पास संपत्ति होनी ही नहीं चाहिए, ये था। ठीक है। ठीक, आगे देखें। वे चाहते थे कि संपत्ति पर निजी नियंत्रण के बजाय पूरे समाज का नियंत्रण हो, जो मैंने आपको अभी बताया कि एक तरह से पूरे मतलब सभी लोगों का नियंत्रण हो, किसी एक का नियंत्रण ना हो। अगर हम इस में प्रमुख विचारकों के बारे में जानते हैं तो पहले हमारे सामने आते हैं रॉबर्ट ओवेन। ठीक है, रॉबर्ट ओवेन का टाइम पीरियड क्या है, 1771 से आपका 1858। ठीक, तो ये क्या थे, अमेरिका अमेरिका इंडियाना, ठीक है, अमेरिका इंडियाना में नया समन्वय, ठीक है, न्यू हार्मोनी नाम से सामूहिक समुदाय बनाने का प्रयास किया। इसमें क्या हुआ, इसमें सामूहिक समुदाय बनाने का प्रयास किया गया। ठीक, ये था। और दूसरा देखते हैं तो हम देखते हैं लुई ब्लॉक। ठीक है, देखो इनके ऊपर सवाल आता है तो मोस्टली इनके टाइम पीरियड से आता है, और ये जानना चाहते हैं कि ये कैसे थे, ये क्या चाहते थे। जैसे मैंने आपको पॉइंटों में लिख दिए, अमेरिका के थे, ठीक है, और नया समन्वय जो है नाम से सामूहिक समुदाय बनाना चाहते थे। इतना ही पूछा जाता है इनके बारे में, और मोस्टली 2 नंबर में पूछा जाता है, किसी भी पर्टिकुलर व्यक्ति के बारे में पूछा जाता है, जब तक वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ना हो। जैसे कार्ल मार्क्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं। ठीक, ठीक है। लुई ब्लॉक तो ये 1813 से 1882 तक थे। ये चाहते थे कि सरकार जो है सामूहिक उद्यमों, ठीक है, कोऑपरेटिव को बढ़ावा दे। मतलब कोऑपरेटिव एक तरह से मतलब निजी भी हो और मतलब सामूहिक सामाजिक भी हो, एक तरह से जनता भी उसमें जुड़े और निजी भी हो। ठीक है, सरकार जुड़े और निजी लोग भी जुड़े उसमें, एक तरह से ऐसा। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति की बात करते हैं जिनका नाम है कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगलेस। ठीक है, तो इसमें क्या था, मार्क्स का विचार था कि औद्योगिक समाज पूंजीवादी है। तो कार्ल मार्क्स की थ्योरी हम कई बार पढ़ते हैं, तो कार्ल मार्क्स की यही मानते थे कि जो औद्योगिक समाज है ना वो पूंजीवादी है। पूंजीवादी की जो शुरुआत आप देखते हैं ना वो यहीं से देखते हैं, कार्ल मार्क्स ने ही बताया था कि पूंजीवादी कौन है। ठीक, तो कार्ल मार्क्स का मानना था कि जो औद्योगिक समाज है वो पूंजीवादी है। मुनाफा मजदूरों की मेहनत से आता है, मुनाफा जो है किससे आता है, मजदूरों की मेहनत से आता है, लेकिन लाभ पूंजीपति रखते हैं। इससे क्या होता है, लाभ जो कौन रखता है, पूंजीपति रखते हैं। ठीक, मजदूरों को पूंजीवाद को उखाड़ फेंकना होगा। वो क्या कहते हैं कि मजदूरों को जो है पूंजीवाद उखाड़ फेंकना हो गया, और एक कम्युनिस्ट जिसे साम्यवादी समाज बनाना होगा। ठीक, जहाँ संपत्ति पर समाज का नियंत्रण हो, ना कि किसी पर्टिकुलर व्यक्ति का। तो कार्ल मार्क्स ने ही समाजवादी की नींव साम्यवाद की, या आप कह रहे कम्युनिस्टिज्म की नींव रखी थी। ये आपको ध्यान रखना है। कार्ल मार्क्स को भारत के बहुत सारे नेता पढ़ते थे, आपको ये ध्यान रखना है। गांधी जी ने भी कार्ल मार्क्स के बारे में पढ़ा है, और मतलब जितने भी बड़े बड़े नेता हुए सब ने कार्ल मार्क्स के बारे में पढ़ा है। ठीक, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखें, अब देखते हैं समाजवाद के लिए समर्थन। ठीक है, समाजवाद के लिए समर्थन कब से, तो 1870 के दशक से समाजवादी विचार फैल चुके थे। ठीक है, क्या होता है 1870 में क्या होता है आपका, समाजवादी जो विचार है ना वो पूरी तरह से फैल चुके थे यूरोप वगैरह में। ठीक, समन्वय के लिए द्वितीय इंटरनेशनल, समन्वय के लिए क्या हुआ, द्वितीय इंटरनेशनल संस्था बनाई गई। ठीक, ये हुआ। उससे उसके बाद क्या होता है, जर्मनी में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, ठीक है, और ब्रिटेन में लेबर पार्टी, और फ्रांस में सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ। तो जगह जगह पे अलग अलग पार्टियों के नाम से गठन हुआ, जैसे जर्मनी में सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी, ब्रिटेन में आपका लेबर पार्टी, फ्रांस में आपका सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ। 1914 तक समाजवादी यूरोप में कहीं भी सरकार नहीं बना पाए। 1914 में तक क्या होता है, समाजवादी जो है यूरोप में कहीं भी सरकार नहीं बना पाते हैं, उनकी कहीं भी सत्ता नहीं आती है। ठीक, उसके बाद हमें देखने को मिलती है रूस की क्रांति। ठीक है, जिसे अब रूसी क्रांति कहते हैं, रशियन रिवोल्यूशन भी कहते हैं। ठीक, रशियन रिवोल्यूशन जो होता है आपका 1917 में होता है, और इसे अक्टूबर क्रांति के जरिए जो है रूस की सत्ता पर समाजवादियों ने कब्जा किया। ठीक, क्या होता है मैं बताता हूँ। 1917 की, ठीक है, अक्टूबर क्रांति के जरिए, अक्टूबर क्रांति के जरिए क्या होता है, रूस की जो सत्ता पर होता है वो समाजवादी लोग होते हैं ना, उन्होंने कब्जा कर लिया, एक तरह से पूंजीवाद को उखाड़ फेंका, और साम्यवाद की स्थापना हुई। कब, 1970 में, से रूसी क्रांति कहा जाता है।
फरवरी 1917 में, ठीक है, राजशाही के पतन और, ठीक है, अक्टूबर की घटनाओं को ही रूसी क्रांति कहा जाता है। ठीक है, क्या होता है, राजशाही का तो एक तो पतन हो जाता है, ठीक, और दूसरा क्या होता है, जो अक्टूबर की जो घटनाएं होती है ना, उन्हीं को ही क्या कहा जाता है, रूस की क्रांति। अक्टूबर क्रांति भी है, ठीक है, रूस की क्रांति भी है। ये अक्टूबर क्रांति है, अक्टूबर के बीच में होने वाली जो घटना है उनको अक्टूबर क्रांति कहा जाता है, ये ध्यान रखना है आपको, कुछ अलग से खास नहीं है। अब हम देखते हैं रूसी समाज, रूसी साम्राज्य, रूसी समाज जो भी आप देख लीजिए। 1914 की बात करते हैं, देखते हैं। तो उस समय शासक कौन थे इसके, जार निकोलस, ठीक है, जार की सत्ता को उखाड़ फेंका था, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक, ये चीज थी। ठीक है, उस समय राजा कौन थे, जार निकोलस, ठीक। अगर हम विस्तार से देखें तो आज फिनलैंड, आज का फिनलैंड, लातविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, पोलैंड, यूक्रेन, मध्य एशिया राज्य इसमें शामिल थे, ठीक है, और रूस तो खैर था ही इसमें, ठीक। अगर हम इसका विस्तार देखते हैं कि कहाँ कहाँ तक ये फैला हुआ था, ठीक है। अगर इसका धर्म देखते हैं तो मुख्य धर्म इसका रूसी ऑर्थोडॉक्स, ठीक है, मतलब सिंपल सी बात मान लो आप, क्रिश्चियनिटी ये फॉलो करते थे, ठीक है, क्रिश्चियनिटी इसको फॉलो किया जाता, लेकिन कैथलिक, ठीक है, प्रोटेस्टेंट और मुस्लिम और बौद्ध भी थे, पर कुछ जगहों पे ही, ज़्यादा जगहों पे नहीं, क्योंकि आप मिडिल ईस्ट में जाएंगे वहाँ पे आपको बौद्ध मिल सकते हैं, ठीक है, ऊपर की साइड जाएंगे आपको बौद्ध नहीं मिलेंगे, उस ऊपर की साइड में बौद्ध नहीं थे, मोस्टली कैथलिस्ट थे, ठीक है, क्रिश्चियनिस्ट थे, ये सब थे, ठीक। अच्छा, क्रिश्चियनिस्ट और कैथलिस्ट में फ़र्क होता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है, कैथलिक चर्च और क्रिश्चियन चर्च में थोड़ा सा फर्क होता है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, थोड़ा ही डिफरेंस होता है, बस ये थोड़ा आप ध्यान रखना। अब बात करते हैं अर्थव्यवस्था और समाज, ठीक है, क्या बात करते हैं, अर्थव्यवस्था और समाज, ठीक। कृषि देख लेते हैं, लगभग 85% जनता जो है खेती पर निर्भर थी। यूरोप में सर्वाधिक, ठीक है, यूरोप में क्या था, सर्वाधिक जो जनता थी वो कृषि पर निर्भर थी। रूस की अनाज का बड़ा निर्यातक था, रूस क्या था, अनाज का बड़ा निर्यातक था, आयातक नहीं था, निर्यातक था, वो भेजता था, ठीक है। और उद्योग क्या थे, सेंट पीटर्सबर्ग, सेंट पीटर्सबर्ग बहुत फेमस जगह है रूस की, और मॉस्को, ये जो है प्रमुख जो है औद्योगिक केंद्र थे, और मॉस्को जो है रूस की कैपिटल भी है, इस समय ध्यान रखना आपको, ठीक है, ये आपके औद्योगिक केंद्र थे। 1890 के दशक में विदेशी निवेश और रेलवे के कारण उद्योग बढ़े, क्या हुआ, विदेशी निवेश आया, रेलवे का स्थापना हुई, तो इससे क्या होता है, उद्योग बहुत तेजी से बढ़ गया, क्योंकि रेलवे के जरिए ना सामान बहुत तेजी से जाता है, जबकि आप नॉर्मल उससे जाओगे तो माल इतनी तेजी से नहीं जाता है, जिससे उद्योग बढ़ जाते हैं रेलवे वजह से, ठीक है, रेलवे की वजह से, ये था। और मजदूर की बात करते हैं तो मजदूर योग्यता के आधार पर बटे थे, मजदूर क्या थे, योग्यता के आधार पर बटे थे। जैसे धातु कर्मी खुद को साहब मानते थे, जो धातु कर्मी होते हैं, धातु वाला काम करते थे, वो क्या कहते थे अपने आप को, वो खुद को साहब मानते थे, साहब, ठीक है। महिलाओं की संख्या 31% थी, पर वेतन पुरुषों से कम था, महिलाओं की संख्या कौन कितनी थी, 31% थी, पर वेतन जो था पुरुषों के मुकाबले कम मिलता था उन्हें, ठीक। बावजूद इसके हड़ताल के दौरान मजदूर एकजुट हो जाते थे। देखो, मजदूरों में ऊंच नीच थी, ठीक है, कुछ मजदूर ऊपर थे, कुछ मजदूर नीचे थे, ठीक है, पर जब भी हड़ताल वगैरह की जाती थी ना, तो उस दौरान पे जो है दोनों मजदूर, मतलब जितने भी तरह के मजदूर हैं वो सब एक साथ हो जाते थे, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब हम किसान की बात कर लेते हैं। रूस के किसान नवाबों का सम्मान नहीं करते थे, वो क्या कहते थे, फ्रांस के विपरीत, ठीक है, जो रूस के किसान थे वो नवाबों का सम्मान नहीं करते थे, जबकि फ्रांस के किसान जो थे वो नवाबों का सम्मान करते थे, ठीक है, फ्रांस की क्रांति भी आपने देखी होगी 8वीं क्लास में, ठीक। वे नवाबों की जमीन छीनना चाहते थे, वो क्या चाहते थे कि हम नवाबों की जमीन छीन लें और फिर उस पर खुद खेती करें, ठीक, और कई बार लगान देने से मना कर देते, तो कई बार कहते थे हम टैक्स वैक्स नहीं दे रहे, जो करना कर लो, ये चीज़ था। किसान अपनी जमीन समय समय पर कम्यून्स, जिसे मीर को सौंप देते थे, जो परिवारों की ज़रूरत के हिसाब से ज़मीन बांटता था, ठीक है, क्या करता था, किसान क्या करते थे, जितनी भी उन पर ज़मीन है ना वो एक कम्यून को दे देते थे, और वो क्या करता था, एक तरह से जिसको जितनी जितनी ज़रूरत है ना उसके हिसाब से लोगों को ज़मीन दे देता था, ये चीज़ थी। तो इतना समझ आया आपको, मैं आशा करता हूँ। तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं रूस में समाजवाद, ठीक है, रूस में समाजवाद कैसे कैसे आया, ठीक। तो पहले 1914 की बात करते हैं। 1914 से पहले राजनीतिक पार्टियां, ठीक है, गैर कानूनी थी, पहले उससे पहले क्या था कि राजनीतिक पार्टियां गैर कानूनी थी और एक तरह से राजा का शासन चल रहा था, ठीक है। मैंने आपको राजा का शासन अभी पीछे भी बताया था, बताओ कौन से राजा का शासन था, जल्दी कमेंट करके बताओ कौन से राजा का शासन चल रहा था 1914।
के अंदर, रूस के अंदर? जल्दी बताओ जल्दी, जो भी बताएगा उसे मैं उसका कमेंट लाइक कर दूंगा, जल्दी बताओ। ठीक, तो देखते हैं रशियन सोशल, ठीक है, डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी, ये कब बनती है? 1898 में बनती है। ठीक, मार्क्स के विचारों पर आधारित थी, ठीक है, कार्ल मार्क्स के विचारों पर ये आधारित थी पार्टी। मजदूरों के लिए क्या था? मजदूरों के लिए थी, मजदूरों के लिए काम करती थी, मजदूरों की बातों को उठाती थी, ठीक है, इसलिए इससे काफ़ी ज़्यादा भारतीय नेता प्रभावित थे। ठीक, आगे देखते हैं। अब बात करते हैं सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी, जो सन 1900 में बनती है। कब बनती है? सन 1900 में बनती है, और ये किसानों के अधिकार के लिए बनी। ये क्या थी? इसने भी किसानों के अधिकार के लिए बात करी, ठीक है, बनी मांग थी कि सामंतों की जमीन किसानों को मिले। ये क्या चाहते थे कि भाई जो भी सामंत थे ना, उनकी जमीन जो है किसानों को दे दी जाए और किसान उसके मालिक हो जाए, ठीक है, और वो उस पर खेती वेती करें और अपना माल बेचें। अब बात करते हैं पार्टी का विभाजन, ठीक है, कब होता है? ठीक है, अब देखते हैं बोल्शेविक, ठीक है, बोल्शेविक नेता लेनिन, ठीक है, लेनिन बहुत फेमस, ठीक है, नेता रहे हैं। ठीक, इन्होंने एक तरह से साम्यवाद की नींव रखी थी, मतलब नींव क्या, नींव तो रख दी गई थी पहले कार्ल मार्क्स के द्वारा, इन्होंने उसको काफ़ी ज़्यादा प्रोत्साहित किया। ठीक, लेनिन मानते थे कि पार्टी, ठीक है, अनुशासित होनी चाहिए, मतलब अनुशासित में होनी चाहिए, और सदस्यों की संख्या व गुणवत्ता पर नियंत्रण हो। मतलब ये नहीं कि हर कोई घुसा जा रहा है उसके अंदर, ऐसा नहीं, लोग कम हो पर गुणवत्ता हो, उन लोगों में क्वालिटीज हो, ठीक है, ये चीज़ थी लेनिन का मानना। ठीक है, अब देखते हैं मेंशेविक। मेंशेविक मानते थे कि पार्टी सभी के लिए खुली होनी चाहिए, ठीक है, वो क्या मानते थे? पार्टी जो है सभी के लिए खुली होनी चाहिए, मतलब जो भी चाहे उसमें जुड़ सकता है। ठीक, ये उन दोनों में थोड़ा सा फर्क था, लेनिन क्या मानते थे और मेंशेविक क्या मानते थे। तो इतना आपको समझ आया होगा, और अगर आपको किसी भी टॉपिक में कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट कर दें, मैं आपको बता दूंगा वो। ठीक है, धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं। तो उथल पुथल का समय जो है 1905 की क्रांति, ठीक है, उथल पुथल का समय था, 1905 की क्रांति चल रही थी। रूस एक निरंकुश राजाशाही था, ठीक है, रूस एक निरंकुश राजाशाही था, मतलब एक राजा का ही शासन चल रहा था काफी टाइम से। ठीक है, जार संसद के अधीन नहीं था, जार जो था वो संसद के अधीन नहीं था, एक तरह से राजा शासन था, राजा का शासन चल रहा था। अब हम देखते हैं खूनी रविवार, ये बहुत इंपॉर्टेंट घटना है, ठीक है, इसको आप थोड़ा ध्यान से रखना। इन घटनाएं जो अब आएंगी ना घटनाएं, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है इनसे, और आपको ये नॉलेज के लिए पता भी होना चाहिए। खूनी रविवार था क्या? तो खूनी रविवार 1905 के टाइम पे आता है, ठीक है। 1904 में आवश्यक वस्तुओं की कीमतें बढ़ी और वेतन जो है 20% घट गया, ठीक है। वस्तुओं की कीमतें कैसे बढ़ी? बहुत ज़्यादा बढ़ गई, और जो लोगों का वेतन था वो घटा दिया गया उल्टा, तो दुगनी मार पड़ी कि कीमत भी बढ़ गई सामान की और वेतन भी कम हो गया। तो इससे क्या होता है, जो पादरी गैपोन होते हैं ना, गैपोन के नेतृत्व में मजदूरों का जुलूस जो है विंटर पैलेस पहुंचा। विंटर पैलेस ठीक पहुंचता है, जहां पुलिस ने क्या करा, गोलीबारी की, और 100 से अधिक, और कहते हैं कि बहुत अधिक लोग मारे गए थे, पर आंकड़े कम दिखाए जाते हैं, 100 से अधिक लोग मारे गए। इस घटना से 1905 में क्रांति शुरू हो गई, ठीक है, इस घटना से क्या हुआ, 1905 में क्रांति शुरू हो गई, ठीक है। और इसका परिणाम हमें क्या देखने को मिलता है, जार ने निर्वाचित संसद ड्यूमा, जो निर्वाचित संसद होती थी उसे ड्यूमा कहा जाता था, आपको ध्यान रखना है, जो ड्यूमा थी के गठन की अनुमति दी, ठीक है। तो क्या होता है, जार थोड़ा मतलब कंट्रोल में आता है, जब इतनी क्रांति बढ़ जाती है तो वो कहता है कि ठीक है, मैं जो मतलब संसद के गठन की अनुमति देता हूँ कि आप संसद बना लो। लेकिन जार ने पहली दो ड्यूमा को जल्दी बर्खास्त कर दिया। उसने क्या कहा, जो पहली दो ड्यूमा बनी ना, जो पहली दो संसद बनी, ठीक है, उनको जो है जल्दी ही बर्खास्त कर दिया, मतलब चलने नहीं दिया, ठीक। और तीसरी में रूढ़िवादियों को भर दिया, और तीसरी में क्या हुआ, जो रूढ़िवादी थे ना बहुत सारे, उनको डाल दिया गया कि हाँ ये भाई ये चलाएंगे ड्यूमा, ये संसद चलाएंगे, मतलब एक तरह से अपने ही लोगों को उसमें भर दिया, ठीक। तो उसके बाद हम देखते हैं कि पहला विश्व युद्ध जो है और रूसी साम्राज्य, पहला विश्व युद्ध कब होता है आपका, 1914 से होता है, ठीक। तो वो देखते हैं। युद्ध दो खेमों में हुआ, ठीक है, जो पहला विश्व युद्ध था वो दो खेमों में हुआ था, मित्र राष्ट्र और दूरी राष्ट्र, ठीक है, वो देखते हैं। तो पहला देखते हैं, केंद्रीय शक्तियां जैसे जर्मनी, ऑस्ट्रिया और तुर्की, ठीक है, बनाम मित्र राष्ट्र, ठीक है, ये केंद्रीय शक्तियां थी जिन्होंने लड़ा, ठीक है। पहला जर्मनी एक साथ थी, ऑस्ट्रिया एक साथ था और तुर्की एक साथ थे, इन्होंने युद्ध की शुरुआत करी। तुर्की में ओटोमन एम्पायर, ऑस्ट्रिया में भी और आपका जर्मनी में भी, ठीक है, ये था। बनाम मित्र राष्ट्र, ठीक है, फ्रांस, ब्रिटेन और रूस, और जो मित्र राष्ट्र है उनका नाम क्या था, फ्रांस, ब्रिटेन और रूस। इसमें अमेरिका बाद में कूदा है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है, अमेरिका बाद में आया है, ठीक। रूस में जर्मनी विरोधी भावनाएं बढ़ी, रूस में क्या हुआ, जर्मनी विरोधी भावनाएं बढ़ी काफी ज्यादा। सेंट पीटर्सबर्ग का नाम बदलकर
पेट्रोग्राद, ठीक है, पेट्रोग्राद किया गया, ठीक है। सेंट पीटर्सबर्ग पहले उसका नाम था, उसका नाम भर के पेट्रोग्राद कर दिया गया, ठीक है। हो सकता है इसके प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी आप कुछ और करते हो, मैं कुछ और कर रहा हूँ, पर रशियन लैंग्वेज के नाम जो है हिंदी में कुछ ऐसे ही लिखे जाते हैं, तो आप उसे थोड़ा मैनेज कर ले, मैं आपसे यही कहूँगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। मैं अगर आपको इसकी थोड़ी सी कहानी बताऊं, तो जर्मनी सबसे पावरफुल उस समय राष्ट्र था उन देशों के अंदर, ठीक है। जर्मनी और तुर्की, ऑस्ट्रिया इतना नहीं था, ठीक। पर तुर्की का शासन बहुत जगह बड़ा था, जिसे ओटोमन एम्पायर कहते थे। तो इसी टाइम पे क्या होता है बच्चे, जब ये युद्ध चल रहा होता है ना, तो इस टाइम पे ना भारत जो है मित्र राष्ट्रों की तरफ से लड़ता है, ये आपको ध्यान रखना है। भारत ने जो है प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों की तरफ से युद्ध लड़ा था, और गांधी जी को इसलिए अंग्रेजों का सर्जन कहा गया था, क्योंकि गांधी जी ने कहा था कि जाओ भारतीयों, ब्रिटेन की तरफ से लड़ो और ब्रिटेन इससे हमें आज़ाद कर देगा। तो बहुत सारे भारतीयों ने मतलब इस चीज़ में अंग्रेजों की तरफ से लड़ाई लड़ी, और प्रथम विश्व युद्ध में अपनी जान भी गंवाई, ठीक है। और बहुत सारी उस समय एक तरह से ब्रिगेड बनाई गई थी, ठीक है, बहुत सारे ब्रिगेड बनाए गए थे, ठीक है। बहुत सारी सेना गठित की गई थी, अलग अलग नाम से, अलग अलग उससे, ठीक। रेजिमेंट जिसे कहते हैं, ब्रिगेड के लिए, रेजिमेंट के लिए बनाई गई थी। तो उसमें बहुत सारे लोगों ने जान गंवाई थी। और इसमें हालांकि क्या होता है, देखिए, जर्मनी की हार होती है, और कहते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध की हार से ही दूसरे विश्व युद्ध की युद्ध का जो है आगाज हो गया था। मैं आपको बताता हूँ ऐसा क्यों हुआ था, ठीक है। अभी पहले तुर्की को देख लेते हैं थोड़ा। तुर्की में ओटोमन एम्पायर था, काफ़ी टाइम से चला आ रहा था, बहुत बड़े जगह पे इसका कब्जा था, ठीक है। यूरोप के कुछ हिस्से पे, और ठीक है, मिडल ईस्ट के हिस्से पे, ठीक। और आपका जो अफ्रीका तक था, ये इसका वहाँ तक शासन जा रहा था। तो जब ये हारा, तो फिर क्या हुआ, इसे समेट के तुर्की तक ही कर दिया गया, और जो इसका सुएज कैनाल कह रहा हूँ, सुएज कैनाल वाला एरिया जो था, वो उसके पास से चला गया, ठीक। और उसके बाद देखो, अंग्रेज जो है ना भारत की खोज क्यों करने आए, क्योंकि ओटोमन एम्पायर ने उस रास्ते पे कब्जा कर लिया था जहाँ से जो यूरोपीय थे वो भारत आते थे। अब वो यूरोपियों को भारत नहीं आने देते थे पैदल वाले रास्ते से, ओटोमन एम्पायर वाले। तो इस वजह से यूरोपियों को समुद्र का रास्ता ढूंढना पड़ा था, ठीक है। उनकी ज़रूरत थी भारत को ढूंढना, क्योंकि उनको सामान चाहिए था, तो इसलिए वो समुद्र के रास्ते चल के आए, ठीक है। मतलब तैर के आए, सॉरी, जहाज में अपने, ठीक। तो ये था। तो जर्मनी में इसी टाइम पे क्या होता है, अभी मैंने आपको तुर्की का बता दिया, ओटोमन एम्पायर का बता दिया, ओटोमन एम्पायर हारता है, और इसी टाइम पे क्या होता है कि ब्रिटेन ये कहता है मैं यहूदियों के लिए एक अलग राष्ट्र बनाऊंगा। तो यहूदी जो लोग थे ना, वो जर्मनी में सबसे ज़्यादा रहते थे उस टाइम पे, मतलब जर्मनी में एक तरह से उनका गढ़ मान लो, ठीक। पर ब्रिटेन क्या कहता है, मैं यहूदियों के लिए एक अलग राष्ट्र बनाऊंगा, और यहूदी लोग बहुत ज़्यादा समझदार माने जाते थे, ठीक है। तो क्या होता है, जो जर्मनी में रहने वाले यहूदी लोग थे ना, वो क्या करते हैं, वो जर्मनी के साथ नहीं देते हैं। वो कहते हैं कि हम तो ब्रिटेन का साथ देंगे। वो जर्मनी में रहे थे, पर उन्होंने क्या कहा कि हमारे लिए अलग देश कौन बनाएगा, ब्रिटेन बनाएगा। तो उन्होंने उस युद्ध में मतलब पार्टिसिपेट नहीं करा एक तरह से जर्मनी की तरफ से। तो इस वजह से कहते हैं कि जर्मनी हार भी गया, और इस चीज़ का बदला जो है हिटलर ने लिया, कब, द्वितीय विश्व युद्ध के टाइम पे और उससे पहले, ठीक है। होलोकॉस्ट जैसी घटनाएं हुई काफ़ी सारे, मतलब कहते हैं हिटलर ने इतने सारे मतलब यहूदियों को मारा था जिसकी कोई हद नहीं है, लाखों यहूदियों को मारा, ठीक है, गैस चैम्बर में डाल दिया। मतलब वो उसके मन में एक तरह से घृणा भर गई थी यहूदियों के लिए, क्योंकि हम हारे, वो उसका कहना था कि हम हारे यहूदियों की वजह से, क्योंकि अगर वो हमारा साथ देते तो हम प्रथम विश्व युद्ध ही नहीं हारते, तो द्वितीय विश्व युद्ध तो बाहर की ओर है, बात की बात है। और जर्मनी जब ये प्रथम विश्व युद्ध आ रहा है, तो इसके ऊपर बहुत सारे कर लगाए गए, टैक्स लगाए गए कि आप हमें ये देंगे, वो देंगे, आप सेना नहीं रखेंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। और आपको शायद यकीन ना हो, जो पनडुब्बी का आविष्कार है वो जर्मनी के लोगों ने करा है, ठीक है। जब द्वितीय विश्व युद्ध का टाइम चल रहा था, तो जर्मनी के लोगों ने बहुत सारे उपकरण बनाए छुपे छुपे, और उसी में पनडुब्बी, बहुत सारी चीज़ें बनाई गई। ये आपको ध्यान रखना है। तो मैंने आपको थोड़ी कहानी सुना दी प्रथम विश्व युद्ध क्या था, और थोड़ा द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में जानकारी दे दी। अब बात करते हैं हार, ठीक है। हार 1917 तक 70 लाख लोग मारे जा चुके थे, ठीक है। पिछली हट हटती ठीक है, पीछे हटती रूसी सेना ने, ठीक है, फसलों और इमारतों को नष्ट किया, ठीक है, फसलों और इमारतों को नष्ट किया, जिससे 30 लाख शरणार्थी हो गए। जिससे क्या हुआ, 30 लाख लोग शरणार्थी बन के रह गए। सैनिक युद्ध से तंग आ चुके थे और लड़ना नहीं चाहते थे, क्योंकि बच्चे एक लिमिट होती है लड़ने की, कब तक लड़ेगा इंसान, ठीक। ये चीज़ थी। आगे बात करें, अब देखते हैं पेट्रोग्राद में फरवरी क्रांति। तो फरवरी क्रांति होती है पेट्रोग्राद में, ठीक है। ठीक है, फरवरी 1917 में राजधानी पेट्रोग्राद में खाद्य पदार्थों की भारी कमी हो गई, ठीक है। खाद्य पदार्थों की भारी कमी हो गई, खाना वाना बचा नहीं, ये था।
घटनाक्रम क्या होता है, 22 फरवरी एक फैक्ट्री में तालाबंदी, ठीक है, 22 फरवरी को क्या होता है, एक फैक्ट्री में तालाबंदी कर दी जाती है। 23 फरवरी को क्या होता है, 50 फैक्ट्रियों में हड़ताल, ठीक है, और कई जगह महिलाओं ने नेतृत्व किया। बाद में इसे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कह दिया गया। तो आपसे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पूछा जाए तो 23 फरवरी को आपको ध्यान रखना है। तो पहले क्या होता है, एक फैक्ट्री बंद कर दी जाती है 22 फरवरी को, ठीक, तालाबंदी की जाती है। उसके बाद क्या होता है, 50 फैक्ट्रियाँ जो है ना हड़ताल पे आ जाती हैं कि नहीं आपने उसे बंद कैसे कर दिया, ये वो। तो इसमें क्या होता है, कई जगह जो होते हैं महिलाएं जो है नेतृत्व कर रही होती हैं इसका। तो उसके बाद क्या होता है, इसी दिन को क्या कह दिया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कह दिया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है, 23 फरवरी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, ठीक। अब बात करते हैं 25 फरवरी, ठीक है। 25 फरवरी में क्या होता है, जार ने ड्यूमा को बर्खास्त किया। जो ड्यूमा थी ना, संसद थी रूस की, उसे बर्खास्त कर दिया था। ये आपको ध्यान रखना है। 27 फरवरी को क्या होता है, पुलिस मुख्यालयों पर हमला होता है, ठीक है। 27 फरवरी को क्या किया जाता है, पुलिस मुख्यालयों पर हमला किया जाता है। सिपाही और मजदूर एक साथ आ गए, ठीक है, सिपाही जो थे और मजदूर जो थे एक साथ आ गए और पेट्रोग्राद सोवियत का गठन किया, ठीक है। सोवियत एक तरह से सोवियत यूनियन का, पेट्रोग्राद सोवियत यूनियन का गठन किया, ठीक। परिणाम क्या होता है, 2 मार्च को जार ने गद्दी छोड़ दी, ठीक है, 2 मार्च को जार ने गद्दी छोड़ दी अपनी राजा की। देश चलाने के लिए अंतरिम सरकार बनाई, ठीक। तो देश चलाने के लिए क्या होता है, अंतरिम सरकार बनती है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना, कब, 2 मार्च को। आगे बात करते हैं, अब देखते हैं फरवरी क्रांति के बाद क्या होता है, फरवरी के बाद क्या होता है, ठीक है। अप्रैल 2017 की बात करें तो बोल्शेविक नेता, ठीक है, व्लादिमीर लेनिन रूस लौटे, ठीक है। कौन थे, ये बहुत फेमस नेता है, आपको ध्यान रखना है, लेनिन, ठीक है। बोल्शेविक नेता व्लादिमीर लेनिन रूस लौटते हैं, ठीक है। और लेनिन जो है अप्रैल थीसिस 3 मांगे रखते हैं। पहला, युद्ध समाप्त किया जाए। दूसरा, सारी जमीन किसानों के हवाले की जाए। और बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाए, बैंक कोई भी प्राइवेट ना हो, ठीक, ये होता है। तो जुलाई 2017 में बोल्शेविकों के खिलाफ दमन हुआ, ठीक है। बोल्शेविकों के खिलाफ क्या होता है, दमन होता है। और लेकिन गांवों में किसानों ने जमीन पर कब्जा करना शुरू कर दिया था। उन्होंने क्या करा था कि भाई अपनी जमीन जो है लेने चालू कर दी थी उनसे, ठीक। क्या होता है उसके बाद, तो हम देखते हैं उसके बाद अक्टूबर 1917 की क्रांति, ठीक है। इसमें क्या होता है, अंतरिम सरकार और बोल्शेविक के बीच टकराव बढ़ा, ठीक है। अंतरिम सरकार जो थी और बोल्शेविक जो थी उनके बीच में टकराव बढ़ता है। तो 16 अक्टूबर को क्या होता है आपका, लेनिन ने पेट्रोग्राद सोवियत और बोल्शेविक पार्टी को सत्ता पर कब्जे के लिए राजी किया, ठीक है। क्या कहा, पेट्रोग्राद सोवियत और बोल्शेविक पार्टी को किसके लिए राजी कर लिया उन्होंने, कि सत्ता पर हम कब्जा करेंगे, ठीक। और सैनिक क्रांतिकारी समिति बनाई, किसने क्या करा, सैनिक क्रांतिकारी जो समिति थी उसका गठन किया, ठीक। और फिर 14 अक्टूबर आती है। 14 अक्टूबर को क्या होता है कि विद्रोह शुरू होता है। 14 अक्टूबर को लेनिन जो है विद्रोह शुरू करते हैं, ठीक है। युद्धपोत, ठीक है, अरोरा, ठीक, मैं अरोरा ने, ठीक है, विंटर पैलेस पर बमबारी करी। विंटर पैलेस बहुत फेमस जगह है, ठीक है, रूस के अंदर है, आपको ध्यान रखना है, ठीक। विंटर पैलेस पर बमबारी करी। शाम तक पूरा शहर जो है क्रांतिकारियों के नियंत्रण में आ गया। शाम तक क्या है, जितने भी क्रांतिकारी थे उन्होंने पूरे शहर को अपने कंट्रोल में ले लिया, ठीक। और मंत्रियों ने आत्मसमर्पण कर दिया, और जो जितने भी मंत्री बने बैठे थे उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया, ये होता है। अब देखते हैं अक्टूबर के बाद क्या होता है, ठीक है। अक्टूबर के बाद क्या बदला, ठीक। तो निजी संपत्ति का अंत है। जो पहले निजी संपत्तियां थी उनका अंत हो गया, अब सामाजिक संपत्ति हो गई, ठीक। ज्यादातर उद्योग और बैंकों का नवंबर 1917 में राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। देख ले 1917 है बच्चे, द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होने की कगार पे ही है, थोड़ा आप ये देख लीजिए, ठीक है। 1914 से 1919 के बीच में चला है ना, तो ये है, ठीक। 1917 में राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। जमीन को सामाजिक संपत्ति घोषित किया गया कि वो जो है सामाजिक संपत्ति किसी एक की नहीं है। किसानों को सामंतों की जमीन कब्जाने की छूट दे दी। जो किसान थे उनको छूट दे दी कि आप सामंतों की जमीनें कब्जा कर लो उन पे, ठीक। सेना और अफसरों की वर्दियां बदली गई। जो सेना थी और जो अफसर थे उनकी वर्दियां जो है बदल दी गई, ठीक है। सोवियत टोपी जिसे बुदियोनोवका, ठीक है, अपनाई गई। जो उनकी टोपी होती है फेमस होती है, जो मतलब आपने देखी भी होगी, थोड़ी ब्राउन से कलर की होती है और कान से ऊपर ऊपर होती है वो, ठीक। आगे देखते हैं, बोल्शेविक पार्टी का नाम जो है रूसी कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक है, जो बोल्शेविक रखा गया, ठीक है। बोल्शेविक जो पार्टी थी ना उसका नाम क्या कर दिया, रूसी कम्युनिस्ट पार्टी। तो पहली कम्युनिस्ट पार्टी की गठन होता है इस टाइम पे, ये आपको ध्यान रखना है। रूस एक दलीय राजनीति व्यवस्था वाला देश बन गया। उसने क्या करा, कम्युनिस्ट पार्टी अपना ली और एक दलीय व्यवस्था बना ली कि एक ही पार्टी रहेगी रूस के अंदर, ठीक। इससे क्या होता है, गृह युद्ध, ठीक है। अब हम गृह युद्ध देखते हैं। भूमि पुनर्वितरण के कारण क्या होता है, रूसी सेना टूटने लगी, ठीक है। सिपाही जो है घर जाने लगे और 3 खेमे में बढ़ गए, ठीक।
पहला था रेडर्स जो बोल्शेविक थे, दूसरा था ग्रीन्स जो समाजवादी क्रांतिकारी थे, और तीसरा था व्हाइट्स, ठीक है, जो जार समर्थक थे। तो तीन खेमों में जो थे आपके एक तरह से लोग बट गए। तो ये तीनों वो खेमे थे, आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। अब देखते हैं ग्रीन्स और वाइट्स को फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन और जापान का समर्थन था। तो ग्रीन्स और वाइट्स जो थे इनको किस किस का समर्थन था? आपका फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन और जापान का समर्थन था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक। जनवरी 2020 तक, ठीक है, बोल्शेविकों ने जीत हासिल कर ली। जो बोल्शेविक थे, ठीक है, जो रेडर्स थे, उन्होंने अपनी जीत हासिल कर ली। कब तक? जनवरी 2020 तक जीत हासिल की। और दिसंबर 2022 में सोवियत संघ, जिसे यूएसएसआर कहा जाता है, यूएसएसआर की स्थापना हुई। तो आपको ये ध्यान रखना है, कब स्थापना हुई यूएसएसआर की? दिसंबर 2022 में, ठीक है। आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं समाजवादी समाज का निर्माण। समाजवादी समाज का निर्माण कैसे होता है? तो नियोजित अर्थव्यवस्था, ठीक है, सरकारी अफसरों ने पंचवर्षीय योजना, जो 5 ईयर प्लान है, जो भारत ने भी अपनाए थे, वो हमने कहाँ से लिए थे? आपको ध्यान रखना है, वो हमने कहाँ से लिए? यूएसएसआर से लिए, ठीक है। पंचवर्षीय योजना 5 ईयर प्लान बनानी शुरू की, ठीक है। उन्होंने क्या करा? पंचवर्षीय प्लान बनाने शुरू किए। पहली दो योजना जो थी 1927 से 1932 और 1933 से 1938 के दौरान जो है औद्योगिक विकास के लिए कीमतें स्थिर की गई। मतलब औद्योगिक विकास के लिए कीमत स्थिर की गई कि इस वस्तु की कीमत इतनी रखी जाएगी, इससे ज़्यादा महंगे पे कोई नहीं बेचेगा, ये चीज़ की गई, ठीक। और औद्योगिक उत्पादन जैसे तेल, कोयला, स्टील में भारी वृद्धि हुई और नए शहर बसे, ठीक है। इनके उत्पादन में वृद्धि हुई। तेल, कोयला, स्टील, आपको ये भी पता होगा रूस जो है सबसे ज़्यादा तेल, कोयला, स्टील बेचता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और जो आपकी नए शहर थे उनका एक तरह से स्थापना की गई। शिक्षा व्यवस्था का जो है विस्तार हुआ। महिला मजदूरों के बच्चों के लिए, ठीक है, बालवाड़ियाँ खोली गई जहाँ पे बच्चे पढ़ सकें, ये ध्यान रखना है आपको। जैसे हमारे यहाँ पे आंगनवाड़ी होती है, वैसे बालवाड़ियाँ थी वहाँ पे, ठीक। आगे देखते हैं। स्टालिनवाद, ठीक है, और सामूहिकरण, ठीक है। स्टालिनवाद और सामूहिकरण देख लेते हैं। 1927 से 1928 में शहरों में अनाज का संकट पैदा हुआ, ठीक है, क्योंकि युद्ध खत्म हो चुका था। अब धीरे धीरे लोग अपनी जगह आ रहे थे, तो अनाज की दिक्कत थी, सब लोग जो है सेना में चले गए थे, ये था, ठीक है। स्टालिन ने, ठीक है, कुल को अमीर किसानों पर छापे मारे। जो अमीर किसान थे उनके ऊपर जो है छापे मारे, जिससे उनका अनाज जो है वो ले लिया गया, ठीक है। उससे क्या हुआ? सामूहिकरण, ठीक है, कलेक्टिविजेशन, ठीक। तर्क दिया कि छोटे खेत आधुनिक नहीं हो सकते। तर्क क्या दिया कि जो छोटे खेत है ना वो आधुनिक नहीं हो सकते। किसानों से जमीन छीनकर विशाल सरकारी सामूहिक खेत, जिसे क्या कहा? कोल खोज बनाए गए, ठीक है, कोल खोज बनाए गए। विरोध क्या होता है? किसानों ने इसका विरोध किया और अपने मवेशियों को खत्म करने लगे, ठीक है। मवेशियों में 1/3 की कमी आई। जो मवेशी होते हैं उनमें 1/3 की कमी आई। परिणाम क्या हुआ? उत्पादन नहीं बढ़ा। जो उत्पादन क्या हुआ? नहीं बढ़ा। और 1930 से 33 में भयानक अकाल पड़ा, ठीक। 30 लाख से ज़्यादा मौत हो गई। 30 लाख से क्या हुआ? ज़्यादा मौत हो गई। विरोध करने वाले लाखों लोगों को जेल या श्रम शिविरों में भेजा गया। जो भी विरोध कर रहे थे या तो उन्हें जेल में भेजा गया या फिर श्रम शिविरों में भेज दिया गया। ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं आगे, ठीक। रूसी क्रांति और सोवियत संघ का वैश्विक प्रभाव क्या होता है, ठीक है। तो दुनिया भर में कम्युनिस्ट पार्टियों का गठन हुआ, जैसे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, ठीक है, ग्रेट ब्रिटेन में भी कम्युनिस्ट पार्टी का गठन होता है, ठीक है। बोल्शेविकों ने कॉमिंटर्न, ठीक है, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का गठन किया, ठीक है, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का गठन किया, ठीक। और भारत पर प्रभाव, ठीक है, 1920 के दशक में क्या हुआ? भारत में कम्युनिस्ट पार्टी बनी, ठीक है, जो जवाहरलाल नेहरू और रविंद्रनाथ टैगोर ने सोवियत समाजवाद के बारे में लिखा, ठीक है। 1920 में पहले तो क्या होता है? आपकी कम्युनिस्ट पार्टी बनती है और जवाहरलाल नेहरू और जो आपके रविंद्रनाथ टैगोर थे उन्होंने सोवियत समाजवाद के बारे में लिखा अपने किताबों में, और उनसे काफ़ी ज़्यादा पढ़ा भी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक। सोवियत संघ एक महाशक्ति बना, लेकिन वहाँ नागरिकों को आवश्यक स्वतंत्रता नहीं दी गई। वो महाशक्ति तो बन गया, पर वहाँ पे जो जनता थी उनको आवश्यक स्वतंत्रता नहीं दी गई थी, ठीक। 20वीं सदी के अंत तक सोवियत संघ की प्रतिष्ठा कम हो गई, ठीक है, लेकिन समाजवाद के आदर्श वैश्विक बने रहे। मतलब आदर्श तो वैसे ही चले कि भाई कम्युनिज्म हमें फॉलो करना है, कम्युनिस्ट पार्टी चलानी है, एक ही पार्टी चलानी है, उसके अलावा और कोई पार्टी नहीं चलानी है। पर जो वहाँ पे
आदर्श थे ना वो तो बने रहे, पर जो आपकी प्रतिष्ठा थी वो कम हो गई। ठीक, क्योंकि अब जो है लोग जो है धीरे धीरे डिमांड कर रहे थे। ठीक, ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि अब लोगों के बीच में ये आ रहा था कि भाई यूरोप के देशों पे जो पूंजीवाद है उन वहाँ के लोगों को बहुत ज़्यादा अधिकार प्राप्त है, हमें कुछ अधिकार प्राप्त नहीं है। तो धीरे धीरे उस चीज़ को लोग चाह रहे थे, और इसी को देखते देखते धीरे धीरे ये चीज़ इतनी बढ़ती है कि आप देखते हैं कि एक टाइम पे यूएसएसआर का विघटन हो जाता है। ठीक है, तो ये चैप्टर यहीं तक था। मैं आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा, और अगर आपको कोई दिक्कत परेशानी हुई है तो आप मुझे बता सकते हैं। ठीक है, मेरा इंस्टा पे भी आप मैसेज कर सकते हैं, या टेलीग्राम ग्रुप पे आप मैसेज डाल दें, कमेंट बॉक्स में डाल दें, सबसे बेहतर। मैं कमेंट बॉक्स चेक करता रहता हूँ। ठीक है, अगर आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ना है तो ये इस पर स्कैन कर लेंगे, या फिर ये नाम सर्च कर लेंगे, तो भी आप टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाएंगे। अर्थाई ग्रुप में जुड़ जाइए या व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये चैप्टर समझ आया होगा, और किसी को कोई दिक्कत परेशानी हो तो मुझे बता दें, मैं उसको वो चीज़ दोबारा बता दूंगा। तो जब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मेरा नाम मुरली कार्तिक, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल द मेटिकुलस 07। तो ये चैप्टर आपका यहीं पे ख़त्म होता है।